Our today's lecture will be based on light and Hawkins principle. तो इसमें हम पहले स्टडी करेंगे कि what is the nature of light. Number two, we shall define wavefront. फिर हम इसकी properties देखेंगे. And finally, we shall study Hawkins principle. इसका स्टेटमेंट और फिर इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. तो लाइट एक ऐसी चीज है जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी लाइट. लाइट को हम विजिबल लाइट भी कहते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम लाइट को देख सकते हैं, बल्कि लाइट मेक्स अदर थिंग्स विजिबल. तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? हम लाइट को कैसे हासिल कर सकते हैं? दो तरीके हैं जिनसे हम लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. नंबर वन इज इनकैंडिसेंस. पहला तरीका जिससे हम रोशनी को हासिल कर सकते हैं इज इनकैंडिसेंस. तो इनकैंडिसेंस का मतलब है कि हमें किसी भी चीज को हीट अप करना है, कम से कम उसका टेम्परेचर 800 केल्विन होना चाहिए. उसके अलावा उससे ज्यादा भी हो, लेकिन कम से कम 800 केल्विन के आसपास जब हम बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इतना हीट अप करेंगे, देन इट इमिट्स लाइट. मिसाल के तौर पे अगर हम किसी मेटल को इतना हीट अप करेंगे, लाइक इन दिस डायग्राम, तो इट इमिट्स लाइट. या इसकी एक और एग्जांपल है इनकैंडिसेंट बल्ब. कुछ सालों पहले तक हम इस बल्ब को घरों में यूज करते थे. तो इसमें एक इस इवाक्यूएटेड बल्ब के अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट रहता था, जो कि काफी बारीक होता था. उसकी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होती थी, और जब इसमें से करंट फ्लो होती थी, तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से काफी ज्यादा हीट डिसिपेट होती थी, और उससे इस फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता, और कॉन्सिक्वेंटली यहाँ से हमें लाइट मिलती थी. लेकिन इसकी एफिशिएंसी दैट वाज अराउंड 20%. यानी कि अगर हम 100 रुपीज की बिजली इसको सप्लाई करते, तो सिर्फ 20 रुपए की हमें रोशनी मिलती, और 80 रुपए ये इसको हीट में जाया करता था. So it was not efficient source of light. It was replaced then by CFL. First, it was replaced by CFL, compact fluorescent lamps, and then by LED, that is the light emitting diode. तो इन तीनों में इनकैंडिसेंट बल्ब, फ्लोरेसेंट फिक्सचर्स और लाइट इमिटिंग डायोड्स, इसमें से दिस लाइट इमिटिंग डायोड इज द बेस्ट. दूसरा तरीका लाइट को हासिल करने का है ल्यूमिनेसेंस. ल्यूमिनेसेंस. तो ल्यूमिनेसेंस में क्या होता है कि हम किसी मैटर को एनर्जी सप्लाई करेंगे. तो ये जरूरी नहीं है कि मैटर हीट अप हो जाए. मैटर हीट अप भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो वी सप्लाई एनर्जी. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल रिएक्शन, एटसेट्रा. तो जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में होता है. जब इसको ये एनर्जी सप्लाई की जाती है, तो ये एक्साइट होके
नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट है इसकी जो लाइफ टाइम है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी देर रह सकता है, दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट इज अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट, ग्राउंड स्टेट इज द स्टेबल स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप तो कर सकता है, लेकिन वहां फॉरएवर नहीं रह सकता, इसको वापस ग्राउंड स्टेट में आना है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस फॉल बैक करता है ग्राउंड स्टेट में, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसको लूज करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ द क्वांटम नेचर कि दिस इज ग्राउंड स्टेट, तो इसमें रहने के लिए देयर इज फिक्स्ड एनर्जी। इसी तरह जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी भी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का वैल्यू कम है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, जो कि उसको आना ही है, तो उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू लेवल्स, ये उसको लूज करनी होती है, एंड इट लूजेस इट इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन। अच्छा, ये फोटोन क्या है? फोटोन इज सिंपली अ पैकेट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी उतनी होती है जितनी कि इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की होती है, और यही एनर्जी डिटरमाइन करती है कि कौन सी किस्म की लाइट इमिट होगी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो पॉसिबली वायलेट या इंडिगो कलर की लाइट इमिट होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो मोस्ट लाइकली रेड या ऑरेंज कलर की लाइट इमिट होगी। सो ये दो तरीके हैं, एक है इनकैंडिसेंस और दूसरा तरीका है ल्यूमिनेसेंस। दीज आर द टू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट। नेक्स्ट वी शैल टॉक अबाउट थियरीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जो थियरी हमें पता चलती है दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस्क्यूलर थियरी। It was put forth by Descartes in 1637. So according to this theory, light is made up of small discrete particles, छोटे छोटे particles जिनको corpuscles कहा गया, and these travel in a straight line with a finite velocity. तो सबसे पहली जो theory of light है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें लाइट को समझा गया कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और उसके बाद न्यूटन ने इस थ्योरी को 1672 में डेवलप किया। न्यूटन डेवलप्ड द कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। अच्छा, तब तक लाइट के कुछ फिनोमेना डिस्कवर हो चुके थे, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर लाइट एक इंटरफेस पे पड़ती है तो ये वापस उसी मीडियम में जाती है जिस मीडियम से ये आई थी। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि ये उस इंटरफेस को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो दिस इज द इंटरफेस जिसको मैं एक्स वाई से डिनोट करूंगा, द हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसके ऊपर एक मीडियम है नेम्ड मीडियम 1 और उसके नीचे दूसरा मीडियम है डिनोटेड बाय मीडियम 2। तो ये इंटरफेस इन दो मीडिया को सेपरेट करती है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैक जहां पे ये लाइट हिट करती है इंटरफेस को। तो रिफ्लेक्शन होती है इन दिस डायरेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली मीडियम 2 में जब लाइट जाएगी। अच्छा, अगर मीडियम 1 रियरर हुआ और मीडियम 2 डेंसर हुआ, देन रिफ्रैक्शन विल ओकर लाइक दिस, द refracted ray will bend towards normal. So this is the case for mu1
लेस देन μ2। और अगर मीडियम 1 डेंसर हुआ और मीडियम 2 रियरर मीडियम हुआ तो फिर रिफ्रैक्टेड रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो फिर रिफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में हो सकती है। सो दैट मीन्स हियर μ1 इज ग्रेटर देन μ2। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर रिफ्लेक्शन होती है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉर्पस्कल्स हैं लाइट रे या बीम में, तो इनको ये इंटरफेस रिपल करती है, वापस धकेलती है। तो रिफ्लेक्शन वाज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन ड्यू टू रिपल्शन, कि जो इंटरफेस है वो इन कॉर्पस्कल्स को रिपल करती है और दूर धकेलती है। अच्छा, इसी तरह व्हाट अबाउट रिफ्रैक्शन, कि ये जो कॉर्पस्कल्स हैं ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे एंटर करते हैं। तो दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, कि जो रिफ्रैक्शन है इट इज बिकॉज जो कॉर्पस्कल्स हैं इनको दूसरा मीडियम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, जब अट्रैक्ट करेगा, जब किसी चीज को, किसी मैटर को अट्रैक्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, वो एक्सेलरेट होगी। लेकिन ये देखा गया कि डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। एंड नंबर 2, जो इंटरफेस दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट करे तो उसमें हम देखते हैं कि वहां पे पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होती है और पार्शियल रिफ्रैक्शन भी होती है साइमल्टेनियसली। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि लाइट के कॉर्पस्कल्स को एक मीडियम अट्रैक्ट भी करे और रिपल भी करे साइमल्टेनियसली। तो ये चीजें कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। 1678 में हाउकिन्स केम अप विद द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा, वेव्स दो टाइप्स के हैं, एक ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में एक वेव में जो कुछ भी ऑसिलेट करता है वो ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो कुछ भी ऑसिलेट करता है वो उसी डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट करता है जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करती है। तो अब अगर लाइट वेव है तो ये कौन सी वेव है? सो इट वाज थॉट कि लाइट जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो हाउकिन्स की वेव थ्योरी जो है इसमें लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव माना गया था, और इस वेव को, इस लाइट वेव को स्पेस में ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत थी। सो इट वाज पोस्टुलेटेड कि सारा का सारा यूनिवर्स इट इज फिल्ड विद ए मीडियम कॉल्ड ईथर, या इसकी एक और स्पेलिंग ये है AETHER, ईथर। इट वाज कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर, मीनिंग लाइट बियरिंग। So this medium was postulated because it was necessary for the propagation of light. तो ये postulate किया गया, ये बोला गया कि सारा का सारा यूनिवर्स इस ईथर से भरा हुआ है, तभी लाइट सन से या बाकी स्टार्स से या बाकी गैलेक्सीज से अर्थ तक पहुंचती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम स्मॉल लेटर c से डिनोट करते हैं because it has come from a Latin word celeritas. Latin word celeritas means swiftness, कि लाइट कितनी तेजी से ट्रैवल करती है। That's why जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसको हम स्मॉल लेटर c से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब अगर किसी मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करना है तो इट स्पीड इज गिवन बाय स्पीड c या v, it is given by under root the ratio of b to rho. B, it is the bulk modulus of the medium, and rho, it is density of the medium.
तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये तो हमें पता है, इट इज अबाउट 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So it is extremely large value. So C is very very large. तो इसका मतलब है कि अगर हम ये अंडर रूट टर्म देखें तो इसमें बल्क मॉडुलस जो है उसका वैल्यू काफी ज्यादा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में डेंसिटी है तो उसका वैल्यू काफी कम होना चाहिए। तो हमने पोस्टुलेट किया है मीडियम ईथर, तो इसका मतलब है कि जो ये मीडियम ईथर है इट शुड हैव लार्ज बल्क मॉडुलस, यानी इट शुड बी हाईली रिजिड। But at the same time, what about density? It should possess extremely low density, and obviously which is not possible. एक medium simultaneously highly rigid और extremely low dense नहीं हो सकता है। Then came Michelson-Morley experiment. 1887 में ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट्स थे, माइकलसन और मोरले। इन्होंने एक डिवाइस बिल्ट की जिसको हम इंटरफेरोमीटर कहते हैं, और ये आपकी लैब में जरूर होगा। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर। इसमें एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, तो वहां से एक लाइट बीम निकलती है, बीच में एक डिवाइस होती है, इसको हम कहते हैं बीम स्प्लिटर। इसके बैक साइड पे पार्शल पॉलिशिंग होती है, यानी कि ये एक्ट करता है एज अ मिरर भी, ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है और लाइट को खुद में से पास यानी रिफ्रैक्ट भी होने देता है। तो इस इनकमिंग बीम के दो हिस्से होते हैं यहाँ बीम स्प्लिटर पे। एक जो है वो एक मिरर की तरफ जाएगा रिफ्लेक्ट होके टुवर्ड्स मिरर 2, और दूसरा जो हिस्सा है बीम का वो रिफ्रैक्ट होके दूसरे मिरर पे जाएगा स्ट्रेट, जिसको हम मिरर 1 से हमने डिनोट किया है। तो ये दोनों मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो रिफ्लेक्ट होके ये दोनों बीम्स वापस आएंगी और इस बीम स्प्लिटर पे कंबाइन हो जाएंगी, और फिर उनको एक लेंस में से पास होके यानी ताकि कॉलिमेट हो जाए, फिर यहाँ पे जो पैटर्न है इंटरफेरेंस पैटर्न उसको यहां ऑब्जर्व किया जाता है। तो दिस इज हाउ द इंटरफेरोमीटर वर्क्स। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? ताकि जो पोस्टुलेट किया गया था कि ईथर है उसको डिटेक्ट करने के लिए जब किसी मीडियम में कोई लाइट बीम ट्रेवल करेगी तो उस पर गैलीलियन रिलेटिविटी अप्लाई की गई थी कि इफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन जिसमें इथर ट्रेवल करता है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी, एंड इफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू जिसमें इथर ट्रेवल कर रहा है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। लाइट की जो स्पीड है वो हर किसी डायरेक्शन में हमें सेम ही मिलती है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड कि ईथर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। The Michelson-Morley experiment proved that the ether medium does not exist. अच्छा, 1801 में थॉमस यंग came up with his double slit experiment. And double slit experiment deals with interference, or interference is property of waves. तो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इट वेरीफाइड वेव नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये प्रॉपर्टीज हैं वेव्स की, लेकिन वेव लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है वो हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से पता नहीं चलता है। These phenomena only verify wave nature of light. चलिए 1820 में ऑरिस्टेड के एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट ने
इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन किया। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर यूनिफाइड, कि इनके बीच कनेक्शन है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑरिस्टेड इन 1820। ऑरिस्टेड एक लेक्चर दे रहा था जब बाहर बिजली चमकी, यानी लाइटनिंग हुई, एंड लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक फिनोमेनन, कि बादल से जमीन तक करंट फ्लो होती है, तो दैट इज लाइटनिंग। तो उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास नीडल थी और उसमें डिफ्लेक्शन होती थी। तो लेक्चर खत्म होने के बाद उसने एक वायर ली, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, और उसने इस वायर में से लार्ज करंट फ्लो कराई, सपोजिंग फ्रॉम ए टू बी, और उसके नीचे एक मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी। तो उसने देखा कि जो ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन होती है जैसे ही इस वायर ए बी में से करंट फ्लो होती है। सो दैट मीन्स कि जो करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। तो 1820 में पता चला कि देयर इज कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक अलग ब्रांच समझा जाता था और मैग्नेटिज्म को कोई अलग ब्रांच समझा जाता था। दीज वेर टू सेपरेट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो 1820 में उसके बाद इन दोनों को एक ही ब्रांच में स्टडी किया जाने लगा, जिसको आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। उसके बाद एम्पियर केम अप विद एम्पियर्स लॉ which relates magnetic field with the current. Then in 1831 Michael Faraday discovered electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो चेंज हो, तो जब तक वो फ्लक्स चेंज होता रहता है उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहती है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद 1860s में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल he did a lot of mathematical work and he unified electricity, magnetism और इन दोनों के साथ ऑप्टिक्स को भी, लाइट को भी। According to Maxwell, light is a propagating wave जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होते हैं, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होता है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होता है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो तीसरा परपेंडिकुलर डायमेंशन है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी लाइट दैट ट्रैवल्स। तो ये तो एक स्पेशल केस हुआ कि लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होते हैं। मोर जनरली ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेट करने से, उसका वैल्यू चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट यानी चेंज होने से वो इन टर्न इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो एक दूसरे को सस्टेन करता है, दूसरा पहले को सस्टेन करता है, और ये दोनों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्रिएट करते हैं विच ट्रैवल्स इन द थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और हर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दैट ट्रैवल्स इन वैक्यूम एट द सेम स्पीड which is the speed of light. So basically electromagnetic wave, they represent propagating oscillations in the strengths of electric and magnetic fields. तो इस डायग्राम में आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, इट इज ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
टू द राइट एंड टू द लेफ्ट ऑसिलेट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज प्रोपेगेटिंग इन द थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. एटीन 1887 में हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट भी किया और डिटेक्ट भी किया. दिस इज हिज सेटअप. यहाँ पे दो मेटालिक स्फीयर्स हैं जिनको एक इंडक्शन कॉइल के साथ कनेक्ट किया जाता है, और हाई वोल्टेज की वजह से जो बीच में एयर है डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यहाँ स्पार्क पैदा हो जाती है. and that spark means the production of electromagnetic wave. और आगे जाके वो एक मेटालिक रिंग रखता है like this which acts as detector. तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डिटेक्टर तक पहुंचती है तो यहाँ पर एक और स्पार्क जनरेट होती है. सो दिस इज हाउ ही प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और हर्ट्ज ने ये भी प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज तकरीबन वही है जो विजिबल लाइट की है. तो फाइनली वी विल से कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कि लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड एक और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करता है. Wave nature of light, it was first illustrated by experiments on diffraction and interference. तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से हमें ये पता चला कि हाँ लाइट जो है ये एक वेव है, लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन से सिर्फ वेव नेचर पता चलता है. ये कौन सी वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स है, ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस नहीं बता सकते हैं. जिस तरह बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्पेस में विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल कर सकती हैं, तो इसी तरह लाइट आल्सो कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट जो है ये हमें किस फिनोमेनन से पता चलता है, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन. बिकॉज पोलराइजेशन में जो ऑसिलेशंस ऑफ वेव हैं उनको कन्फाइन किया जाता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. नेक्स्ट वी शैल टॉक अबाउट वेव फ्रंट. तो अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स. वो सारे पॉइंट्स उनको हमने लोकेट करना है which are of medium vibrating in the same phase at a given instant of time. तो हमने देखना है कि at a given instant of time मीडियम में वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो सारे के सारे वाइब्रेट करते हैं इन द सेम फेज, यानी कि दे हैव गॉट द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. तो wave front is a surface over which an optical wave has a constant phase. तो मिसाल के तौर पे this is a wave. तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनको हमने इस ब्लू लाइन से लोकेट किया है, they are all at the crust. So they have got the maximum state of displacement in the upward direction. So उनका फेज कांस्टेंट है. इसी तरह फिर एक और क्रस्ट पे देखें तो उनके सारे पॉइंट्स जो हैं they have also got the same state of vibration. तो इन्हीं को हम वेव फ्रंट्स कहेंगे. So a wave front can be surface over which the wave has a maximum value, मिसाल के तौर पे क्रस्ट. तो इसी तरह अगर हम ट्रॉफस पे भी देखें तो वहां पर भी जितने भी ट्रॉफस हैं उन सारे पॉइंट्स पे the state of vibration is same.
maximum displacement but in the opposite direction. तो इसी तरह ट्रफ जो है they are also wave fronts. तो जिस स्पीड के साथ वेव ट्रेवल करती है तो उसी स्पीड के साथ वेव फ्रंट्स भी ट्रेवल करते हैं. सो द स्पीड with which the wave front moves outwards, it is called speed of the wave. और जो वेव फ्रंट की सरफेस होती है, मिसाल के तौर पे इफ दिस इज द वेव फ्रंट, तो एनर्जी ऑफ द वेव ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू दिस वेव फ्रंट. अच्छा, नाउ लेट अस टॉक अबाउट शेप्स ऑफ वेव फ्रंट्स. तो एक वेव फ्रंट की जो शेप है that depends on the geometry of the source, कि सोरस की ज्योमेट्री कैसी है, सोरस का स्ट्रक्चर कैसा है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमें वेव फ्रंट की भी शेप मिलती है. मिसाल के तौर पे स्फेरिकल वेव फ्रंट. अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स हुआ like this, here S is the point source of light, then the wave fronts are spheres जिनके सेंटर्स लाई करेंगे ऑन द पॉइंट सोर्स. ऐसा क्यों है? बिकॉज इस पॉइंट सोर्स से अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में इक्विडिस्टेंट दूरी पे जाएं तो वी विल गेट अ सरफेस विच विल लाई ऑन द स्फीयर. तो एक वेव फ्रंट तो है स्फेरिकल वेव फ्रंट. नंबर 2 is cylindrical wave front. इसमें source of light linear होगा like a slit. तो this source of light produces cylindrical wave front. ऐसा क्यों? Because जो ये linear source of light है, अगर हम इससे equidistant दूरी पे जाएं तो जो हमें सरफेस मिलेगी वो हमें सिलेंडर मिलेगा. So the other type of wave front is cylindrical wave front. तीसरी टाइप जो है, या हम कहेंगे the third shape of wave front is a plane wave front. तो अगर हम इस spherical wave front, जब हम इस सोर्स से काफी दूर जाएंगे तो obviously this sphere will be very large in size. तो अगर हम उसका एक छोटा सा हिस्सा देखें, that will be essentially plane. तो a small portion of a wavefront due to a distant source that will look like a plane wavefront like this. What are the properties of wavefront? एक तो इसकी definition ही है कि at any given instant the particles of a medium on the wavefront they vibrate in the same phase. Number 2, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें which will be perpendicular to the wavefront, it is called the ray of light. It is the direction of travel of the wave. And energy जो है that flows along this ray, this is the direction जिसमें energy flow होती है, and this is the wave front. So that means जो energy है that flows perpendicular या normal to the wave front. Number 4, the shape of the wave front obviously depends on shape of source of the light, जो हमने अभी देखा कि if the light source is a point, we get spherical wavefront. If the light source is linear, we get cylindrical wavefront and so on. हाँ, अलबत्ता एक चीज है कि spacing between a pair of wavefronts along any ray is constant because it will travel equal distance in equal intervals of time.
and the wave front travels at the group speed, because in general जो light है it will not be monochromatic, इसमें बहुत सारी frequencies होंगी, तो हर वेव की अपनी एक स्पीड होगी जिसे हम कहते हैं फेज वेलोसिटी। लेकिन ये सारे की सारी वेव्स कलेक्टिवली एज अ ग्रुप ट्रैवल करती है, तो ये जो सारी वेव्स एज अ ग्रुप ट्रैवल करती है, तो एज अ ग्रुप इनकी क्या वेलोसिटी होती है विद विच दे मूव फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी और ग्रुप स्पीड। तो वेव फ्रंट्स जो है ये भी इसी ग्रुप वेलोसिटी के साथ ही ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट वी शैल टॉक अबाउट हाउकन्स प्रिंसिपल। It was stated by him in 1690. It is basically a geometrical construction. अगर हमें वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन पता है एट अर्लियर टाइम, तो आफ्टर सम टाइम इस वेव फ्रंट की क्या शेप होगी और इसकी लोकेशन क्या होगी, यानी ये कहां पहुंच गया होगा आफ्टर सम टाइम एट अ लेटर टाइम, तो वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग हाउकन्स प्रिंसिपल। Hawkins principle is a geometrical construction that gives shape and location of the wavefront at a later time, if we know its shape and location at an earlier time. So the principle describes how a wavefront moves in space. So according to Hawkins principle, every light source is the center of disturbance from which waves spread out in all directions. Light source से जो waves है वो 3-dimensional space में हर किसी possible direction में spread करती है। Number 2, all the points equidistant from the source. हमने सोर्स से 3-dimensional स्पेस में एक ही जैसी डिस्टेंस मेजर करके जो हमें सरफेस मिलेगी, they will be vibrating in the same phase and that will be called wavefront. तो सोर्स से हमने 3-dimensional स्पेस में एक ही जैसी डिस्टेंस दूर जाना है, तो जो हमें लोकस ऑफ पॉइंट्स मिलेगा, जो हमें सरफेस मिलेगी, we will call that wavefront. और इस वेव फ्रंट पे कोई भी पॉइंट आप चूज करें, ईच पॉइंट जो हमें ये वेव फ्रंट है, which will call this primary wave front. जो वेव फ्रंट दिया गया होगा, जो उसकी शेप दी गई होगी, उसकी लोकेशन दी गई होगी, तो we will call this primary wave front. तो इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर कोई पॉइंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ स्फेरिकल डिस्टर्बेंसेस, यानी कि प्राइमरी वेव फ्रंट में हर किसी पॉइंट से हम स्फेरिकल डिस्टर्बेंसेस निकाल सकते हैं, एंड वी कॉल देम सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये सेकेंडरी वेवलेट्स हर किसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है with the speed of wave. चूंकि यहाँ पे ये लाइट है, तो the speed will be the speed of light. फिर क्या करना है, जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इन पे हमने एक कॉमन टेंजेंट सरफेस ड्रॉ करनी है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उस कॉमन टेंजेंट को हम कहेंगे फॉरवर्ड एनवलप, एंड दिस फॉरवर्ड एनवलप गिव अस द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने ये एनवलप ड्रॉ नहीं करना है, उसको नेग्लेक्ट करना है। तो चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई हाउकन्स प्रिंसिपल। तो अगर ओरिजिनल वेव की फ्रीक्वेंसी f है, तो जो सेकेंडरी वेव लेटस हैं या सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी f होगी, और अगर ओरिजिनल वेव की स्पीड v है, तो फाइनली भी हमें यही स्पीड मिलेगी। सो द फ्रीक्वेंसी, स्पीड, दीज थिंग्स आर रिटेन्ड।
तो हाउकिन्स प्रिंसिपल को यूज करके जो हम ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स बनाएंगे, दे आर कॉल्ड हाउकिन्स कंस्ट्रक्शंस. The diagrams based on Hawkins principle, they are called Hawkins constructions. तो मिसाल के तौर पे we will use a point source, यानी कि हमारे पास एक spherical wave front होगा. तो let us consider a point source of light O, और उसकी वजह से यहाँ पे एक spherical wave front है. Let us call this F1, F2. So F1, F2 is the primary wavefront due to point source O at some time. So let us call this time is equal to 0. और इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे हम कुछ पॉइंट्स चूज करेंगे. उन पॉइंट्स का हम नाम रखेंगे A, B एंड C. और ये जो पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू हाउकिन्स प्रिंसिपल, these points will be the sources of secondary wavelets. यानी पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, इनसे हमने फिर सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करने हैं. Okay, so we have got our primary wavefront F1, F2, और इस पर हमने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं A, B, C, और these points will act as the source of secondary wavelets. तो obviously अगर हम देखना चाहें कि वो secondary wavelets after time t कहाँ पहुंच गए होंगे, तो we use the equation that distance will be equal to speed into time. So speed is c, the vacuum speed of light, into time t. So that means the distance traveled by the secondary wavelets will be ct. So that means अगर हमने देखना है point A से कितनी दूरी पे होंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, ct, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी वो स्फीयर्स होंगे. सो दैट मीन्स के वी विल टेक पॉइंट A एज अ सेंटर, पॉइंट B एज अ सेंटर, पॉइंट C एज अ सेंटर, और C इंटू T, दिस डिस्टेंस, इसको हम लेंगे एज रेडियस और हम स्फीयर्स ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. तो पॉइंट A से एट अ डिस्टेंस ऑफ ct हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया है. इसी तरह पॉइंट B से एट अ डिस्टेंस ct हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया है. इसी तरह पॉइंट C से हमने एट अ डिस्टेंस ct एक और स्फीयर ड्रॉ किया है. These spheres are the secondary wavelets. The tangent surface, yani the envelope of these wavelets will give us the new wavefront. So that means कि ये जो secondary wavelets हैं, इनको हमने अब tangent draw करना है like this. और वो जो tangent है, that tangent will give us the next or new wavefront, जिसका हम नाम रखेंगे F1 प्राइम, F2 प्राइम. तो जब हम वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, we will get the new wavefront. We will call that F1 prime, F2 prime. And this will be parallel to the original wavefront, or it will be after time t. So that means जो original wavefront है और जो new wavefront है, इनके दरमियान जो distance, that will be c into t.
few important points to remember. When a wave travels in a single medium at a constant speed, the Hawkins construction preserves the general form of wavefront. Number 2, that means the spheres propagate and they become large spheres. इसी तरह cylinders, they become large cylinders. और दूसरा पॉइंट यह है कि देयर इज नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी. वेव फ्रंट्स प्रोपेगेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. हाँ, अब अगर रिफ्रैक्शन होती है, यानी कि जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एयर से वाटर में एंटर करती है, एयर से गिलास में एंटर करती है, तब क्या होगा कि जो वेवलेट्स जनरेटेड बाय ईच पोर्शन ऑफ वेवफ्रंट, they travel with the velocity that is appropriate for the new medium जिसमें ये वेवफ्रंट एंटर करते हैं. यानी कि जो वेवलेट्स अब मीडियम में है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, लाइक वाटर, लाइक गिलास, तो वहां पे जो आपने सेकेंडरी वेवलेट्स का रेडियस आपने ct लिया था इन एयर, वहां पे आपको v इंटू टी लेना होगा, where v is the speed of light in that medium.